नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइटवाइज में। आज हम बात करेंगे कि लोन से संबंधित बहुत सारी वीडियो मैंने पोस्ट कर रखी है, बहुत सारी पोस्ट कर रखी है। पोस्ट में कई लोगों के कई सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब मेरे वीडियो में है, मौजूद है। फिर भी आज मैं आपके लिए एक वीडियो बना दे रहा हूं कि ये थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, क्योंकि आज मन से वीडियो बनाना चाहता हूं ताकि आपकी पूरी समस्या समाधान हो जाए। पूरे सवाल के जवाब को आपको एक वीडियो में ही मिल जाए, तो पूरी वीडियो को देख लीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं। हमारी एक नॉमिनल सी हमारी एक फीस होती है, उसको पे करके हमारा क्लाइंट आईडी होता है, आप क्लाइंट बन करके आप कंटिन्यू हमसे जो भी दिक्कत समस्या परेशानी आप बात कर सकते हैं। लेकिन इतने कॉल आते हैं आपके बिना मतलब के जो कॉल आते हैं, अब मैं वो कॉल को नहीं रिसीव कर पाऊंगा, क्योंकि इतने बिना मतलब के जो हमारे, अगर आपको हमसे जुड़ना है तो हमारी एक फीस होती है, उसको पे करके क्लाइंट आईडी लीजिए, उसके बाद हमसे बात हो पाएगी। लगातार बात होती रहेगी, 1 बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, 5 बार होगी, 10 बार होगी। जब आपको दिक्कत समस्या परेशानी आए, कोई नोटिस आए तो आप पूछ सकते हैं, सर ये नोटिस का जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, क्या जवाब देना है, मैं आपको दे दूंगा। कोई भी आपके पास दिक्कत हो, नोटिस आ रही है, जेन्युइन है, कोर्ट का है, क्या है, आर्बिट्रेशन का है, ऑब्जेक्शन लेटर देना है, क्या प्रक्रिया है, पूरी चीज आपको कर दूंगा। लेकिन उसके लिए हमारी एक फीस होगी, आप उसको पे करके क्लाइंट आईडी लेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस चालू होगा। ये रोज का आप एक तो हमारे देखिए, हमारे लगभग 2 लाख के पूरे होने वाले हैं सब्सक्राइबर। इतने लोग में अगर 2 लाख में से 1000 लोगों को भी दिक्कत है तो मुझे कॉल कर देंगे तो मैं तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊंगा। आप देखिए, रिकवरी एजेंट आप लोगों को कॉल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत बिना मतलब के कॉल आते हैं, हमारे पास आते हैं। तो ठीक है, अब उसको मैंने फिल्टर लगा दिया कि अब आपको अगर आपसे हमसे कंसल्ट करना है, आपको कोई जवाब लेना है, आपके पास एक बात मैं बता दूं, अगर मल्टीपल लोन है तो आपको, मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे ही, आप किसी भी एडवोकेट को आप हायर करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे नोटिस आएंगे, कई बार आएंगे, क्या क्या करना होगा। तो उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट एडवोकेट जिसको लोन की नॉलेज हो, उससे संपर्क करके आप अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। और आज मेरी वीडियो जो बना रहा हूं, अभी मैंने पूरे टॉपिक को नोट करके रखा हूं, ताकि आपके पूरे जो टॉपिक हमारे हैं, ताकि आपको पूरी समस्या ही समाधान हो जाएगी एक वीडियो में। वीडियो लंबी बनेगी, पूरी अंत तक देखिए, और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तब आप हमसे बात कर लीजिए। और कोई सर्विस चाहिए, कोई नोटिस का जवाब चाहिए, तब आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं। लोन से पूरे देश की एक बड़ी जनसंख्या है जो कि प्रभावित हो गई है, नहीं लोन की ईएमआई को नहीं दे पा रही है। मल्टीपल लोन हो गए हैं, बैंक से, एनबीएफसी से नहीं दे पा रहे हैं, और मन में गलत विचार आ रहे हैं। गलत विचार क्या, ऐसे विचार आते हैं कि आत्महत्या तक कुछ लोगों ने, हमारे क्लाइंट भी हैं, कुछ लोग हैं, सब्सक्राइबर हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उन्होंने आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो प्रत्येक लोन डिफॉल्टर अपने अधिकार को आप जान लीजिए, आपका क्या राइट्स है, आपका क्या अधिकार है, पता होना चाहिए, उसका बचाव आपको पता होना चाहिए। आप लोन के दलदल में फंस चुके हैं तो कार्रवाई से कैसे बचना है, कार्रवाई से आप कैसे बचेंगे। इसका मतलब ये नहीं, मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूं आपको कि आप लोन का डिफॉल्ट हो जाए। अगर पैसे हैं, मैं बार बार कहता हूं, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, नहीं है तो जेन्युइन डिफॉल्टर है, नौकरी चली गई है, कोई बीमारी हो गई है, आप पे नहीं कर पा रहे हैं, आपका कोई दिक्कत आ रहा है, तो तब के लिए मैं बता रहा हूं कि तब ये आप प्रोसेस कर सकते हैं। वो कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका कैसे बचाव कर सकते हैं। और पैसे हैं तो इनके पैसे देते रहे, सिबिल आपका ठीक रहेगा, फिर आपको फ्यूचर में भी लोन मिलेगा, आगे का जो प्रोसेस होगा उसको करते रहिए। तो अगर आप उलझ गए हैं तो आप देखिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लिया हूं, आपको कई पॉइंटों पे 25-30 पॉइंट हमारे पास है। आज सब पे वीडियो, पूरी वीडियो को बनाऊंगा, थोड़ा लंबा होगा वीडियो, तो आज आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि आपने कहीं उलझन में फंस चुके हैं और आप नहीं लोन की ईएमआई दे पा रहे हैं, उलझन में फंस गए हैं, उस पर कैसे आपको बचाव करना है। तो आपकी पॉइंट तो हमने बता दिए, पॉइंट आपको पूरा एक एक शब्द को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। और कोई भी गलत कदम विचार में आए, मन में आए, तो एक बार हमसे
बात कर लीजिएगा, हो सकता है आपके परेशानी का समाधान हो जाएगा। तो अब आते हैं टॉपिक पे। लोन लिया है और लोन लिए हैं और नहीं दे पा रहे हैं तो क्या होगा? लोन लिए हैं, नहीं भर पा रहे हैं तो आप एक डिफॉल्ट हो जाते हैं। डिफॉल्ट हो जाते हैं तो बैंक और एनबीएफसी आपके ऊपर दबाव बनाने लगती है, एजेंट आपके ऊपर दबाव बनाने लगते हैं। तो आपके अंदर मन में जो गलत ख्याल आ रहे हैं उस ख्याल को बदल दीजिए, उस ख्याल को आपके अंदर आना ही नहीं है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि जैसे ईएमआई इनकम से ज्यादा हो गई है, आपकी इनकम कम हो गई और ईएमआई ज्यादा हो गई है, और आप करना क्या, आप अपने परिवार से बचते हैं कि अपने फैमिली मेंबर को ना बताएं, अपने माता पिता को ना बताएं, अपने भाई को ना बताएं। तो ऐसे सिचुएशन आपके दिमाग में उल्टे ख्यालात आ रहे हैं, गलत विचार आ रहा है, तो लोन की ईएमआई ज़्यादा हो चुकी है, आपकी इनकम कम हो रही है। उस कंडीशन में आप सीधा अपने माता पिता, अपने भाई पत्नी सबको बैठ करके बात करें, एक उसमें से क्या एक अच्छा तरीका निकलेगा, और किसी अच्छे लॉ जो एक अच्छे एडवोकेट से सलाह ले कि कैसे इसके जाल से निकल पाना है, इसके जाल से निकलने का जो समाधान होगा उसको किया जाएगा। तो पहले आपको बता दूं, लोन होते कितने प्रकार के? लोन होते हैं केवल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिक्योर लोन, एक होता है अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन वह लोन होता है जिसमें कोई प्रॉपर्टी को गिरवी रखा गया हो, कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो, गोल्ड रखा गया हो, कोई कीमती वस्तु रखी गई हो जिसको वहां पे रखा गया है, बैंक के पास, एनबीएफसी के पास गिरवी रखा गया है, वह लोन होता है सिक्योर लोन। सिक्योर लोन इसको कहते हैं। अनसिक्योर लोन वह लोन जो आपके सिविल स्कोर को देख करके दिया जाता है, जैसे ऐप से लोन लेते हैं या फिर प्री अप्रूव्ड लोन लेते हैं, कोई आप एफडी को रख करके आप एफडी के अगेंस्ट में लोन लेते हैं, नहीं सॉरी, एफडी के अगेंस्ट में लोन तो सिक्योर लोन में आ गया। आपने ऐप से लोन लिया या फिर कोई ऑनलाइन लोन ले लिया है या फिर कोई भी पर्सनल लोन है, एजुकेशन लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, ऐसे लोन को अनसिक्योर्ड लोन में आते हैं। इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, आपके सिविल को देख करके दिया जाता है, उसको कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। लोन केवल 2 ही होते हैं, कैटेगरी कुछ भी होती है आएंगे 2 में ही, सिक्योर या अनसिक्योर, उसके अलावा तीसरा कुछ नहीं होता। तो अच्छा सिविल देख करके जो लोन दिया जाता है, जैसे प्री अप्रूव्ड लोन, ऑनलाइन लोन हो गया या ऐप से लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया या ऑफलाइन लोन हो गया, तो इस लोन लेते हैं तो इसमें कोई आपका प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है। तो इसमें होता क्या है, आप या फिर ऑफलाइन लिए तो चेक देते हैं या फिर ऑटो डेबिट, ईसीएस जिसको कहते हैं, ऑटो डेबिट लगता है, ऑटो डेबिट की आप परमिशन देते हैं, यही चीज होता है। और क्रेडिट कार्ड में तो आपने चेक भी नहीं दिया है और ऑटो डेबिट भी नहीं लगा है, तो ऐसे में कोई चीज इसमें मॉर्गेज तो हुई नहीं, तो इनको रिकवरी करना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसमें रिकवरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज है नहीं। तो ऐसे लोन में वो करेंगे क्या, बैंक और एनबीएफसी आपको रिकॉल नोटिस देगी, डिमांड नोटिस देगी, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करेगी, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का भी केस कर सकती है अगर आपने ऑटो डेबिट लगा रखा है तो एक ही। और अच्छा, इसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 के केस पे एक ईएमआई का ही तो केस करेंगे, जिस एक साथ में सबका नहीं होगा ना, एक ईएमआई जो डिफॉल्ट हुई है, एक ही ईएमआई का केस आपके पास पेमेंट एंड सेटलमेंट तो होगा। तो उसमें अगर केस होता है तो आप डीडी बनवा करके ले जा करके एक ही तारीख पर ले जाके सेम डे ले जा करके सेम डे बेल भी हो, जिसमें सेम डे बेल भी हो जाती है और आप पहली तारीख पे जा करके इसका निस्तारण भी हो जाता है। आप डीडी बनवा के ले जाते हैं तो आप इसका निस्तारण भी हो जाता है। और एक होता है आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, तो आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो उसको एक ऑब्जेक्शन देना जरूरी है। आपके पास आर्बिट्रेशन की नोटिस आ गई तो आप करेंगे क्या, कोई भी आर्बिट्रेशन जो होता है उसमें एक क्लॉज होता है कि आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में आर्बिट्रेटर जो नियुक्त होंगे आपकी सहमति से होंगे, आपकी बिना सहमति से आर्बिट्रेटर नहीं नियुक्त किया जा सकता। तो उसमें आप उसका एक ऑब्जेक्शन लेटर दे दी ताकि आपके आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को नहीं शुरू कर सकते। अदर स्टेट में करते हैं तो भी गलत करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको आपके स्टेट में होना जरूरी है, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए।
लेकिन ये करते हैं अदर स्टेट में, तो जो कि लॉफुल नहीं है, तो उसका एक ऑब्जेक्शन लेटर देना चाहिए ताकि उसको खारिज किया जा सके। और उसके बाद भी अगर ये आपने अवार्ड पास कर भी दिया, आर्बिट्रेशन का वन साइडेड अवार्ड पास भी कर दिया, तो उसे लागू करने के लिए इनको सिविल कोर्ट में, आपके डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में आना पड़ेगा। और डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में आएगा तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें आर्बिट्रेशन के अवार्ड को खारिज किया गया है। ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है, क्या प्रोसेस है आर्बिट्रेशन के। जब एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो उसके लिए क्या प्रोसेस लगा करके आप अपने अवार्ड को खारिज कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करते हैं, रिकॉल नोटिस की प्रक्रिया करते हैं, डिमांड नोटिस की प्रक्रिया करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसका प्रोसेस बना है। उसके प्रोसेस को देख लेंगे, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होगा उसको किया जाएगा। लेकिन आर्बिट्रेटर का ऑब्जेक्शन लेटर देना जरूरी है, नहीं तो आपके अगेंस्ट में अवार्ड पास कर देंगे। लोन, अच्छा ये बताइए लोन डिफॉल्ट क्या होता है पता है? लोन डिफॉल्ट, आपने एक महीने ईएमआई नहीं दी, दूसरे महीने नहीं दी, तीसरे महीने दी, आपका अकाउंट हो गया एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तब जाके आपको लोन का डिफॉल्टर कहा जाता है कि आपने ईएमआई डिफॉल्ट हो गई, 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई, आपका अकाउंट एनपीए। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आपके पैसे से बैंक को कोई लाभ नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं एनपीए। अब होता क्या है कि सेटलमेंट करना है तो कैसे होगा? बहुत लोग होता है ना सर सेटलमेंट करना है हमारा, सेटलमेंट कैसे होगा? तो एक बात जान लीजिए, केवल अनसिक्योर्ड लोन में ही सेटलमेंट होता है। और कब होता है? इसमें एक लंबा समय लगता है, आपको डिफॉल्ट होना पड़ता है, 3 ईएमआई बाउंस हो जाएगी, आपका अकाउंट एनपीए में जाएगा, उसके बाद सेटलमेंट का प्रोसेस होता है। तो ये होता है, सिक्योर लोन में भी होता है लेकिन बहुत रेयर केस में उसका कंडीशन होता है, उसका भी कंडीशन होता है, मैं आगे बता रहा हूं। जैसे कि आपका 10 लाख का लोन है, आपने 10 महीने दे चुके, आपका 10 लाख का लोन 9 लाख हो गया, 9 लाख बचा है, तो आप जाके कहिए मेरा 9 लाख है, मुझे सेटलमेंट करना है, तो आपका राइट्स नहीं है, आप सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं। सेटलमेंट करने के लिए जब बैंक को लगता है कि इसको नोटिस दे दिया, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर लिया, उसके बाद भी ये पैसे नहीं दे पा रहा है, ये जेन्युइन डिफॉल्टर है, इसकी नौकरी चली गई है या कोई बीमारी हो गई या फिर कुछ, जब बैंक संतुष्ट होता है कि हाँ ये अब पैसे नहीं मिल पाएंगे, एनपीए खाता हो चुका है, आपके 3 ईएमआई लगातार बाउंस हो चुकी है, अकाउंट एनपीए में जा चुका है, उसके बाद वो सेटलमेंट पे आते हैं। उसके बाद सेटलमेंट पे आएंगे तो 20%, 30%, 40% कितना में भी सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही सेटलमेंट नहीं, फर्जी सेटलमेंट भी बहुत सारे होते हैं। जैसे आपने 10 लाख का लोन लिया है तो उन्होंने कह दिया नहीं 3 लाख रुपए आप अपने लोन अकाउंट में डाल दीजिए, आपका लोन को क्लोज कर देंगे। तो ऐसे कभी गलती कभी मत करिए, ये फर्जी रिकवरी एजेंट भी होते हैं, आपसे ऐसे कह देंगे लोन अकाउंट में, इनका तो कमीशन बेस में है, कमीशन पे काम करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहले तो लोन का सेटलमेंट लेटर लीजिए, और सेटलमेंट लेटर किसी एडवोकेट जो इसको लोन की समझ हो, जो लोन का एक्सपर्ट हो, किसी एडवोकेट को, या फिर मेरे माध्यम से भी आप हमें भेज सकते हैं कि सर ये सेटलमेंट जेन्युइन है कि नहीं। तो किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से हमेशा आपको सलाह लेनी है। समय तो अगर उसके बाद आपको बता देंगे कि हाँ ये जेन्युइन है कि फेक है कि क्या है, क्योंकि देखिए हमेशा एडवोकेट को ये नॉलेज होती है कि ये नोटिस जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि फर्जी भी लेटर इशू करते हैं। मेरे पास तो एक दिन में 50 हजारों लेटर आ रहे हैं, तो उनको मुझे पता है कि देखते माने एक बार मैं देखता हूं, बता देता हूं ये जेन्युइन है ये फर्जी है। बहुत सारे हमारे क्लाइंट हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, वीडियो में कमेंट करके बता देंगे कि हाँ ये सर ने जो मुझे बताया जेन्युइन है कि फर्जी है। तो फर्जी होता है, तो फर्जियों से आपको बचना है। यहाँ तक कि यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो ऐसे भी है कि एडवोकेट भी फर्जी आने लगे हैं, लॉ की डिग्री भी नहीं है उसके बाद भी ज्ञान दे रहे हैं, तो ऐसे से आपको बचना है। तो इसके लिए करना क्या कि आपको एक्सपर्ट एडवोकेट से लोन का सेटलमेंट लेटर मांगिए। सेटलमेंट लेटर के टर्म्स एंड कंडीशन, कोई भी एडवोकेट होगा टर्म्स एंड कंडीशन देखेगा, वो सही है, जेन्युइन लेटर है, लेटर फेक नहीं है, तब वो जाकर के आपका सेटलमेंट के लिए आपको मैं बता दूंगा कि जेन्युइन है कि फेक है। मैं नहीं, किसी एडवोकेट जो लोन का जानकारी रखता है उसके पास आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये जेन्युइन लेटर होगा तो उसकी 2 तरह से होता है सेटलमेंट, एक होता है ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट, एक होता है जनरल सेटलमेंट माने रेगुलर सेटलमेंट। तो ओटीएस का मतलब होता है आपके अमाउंट को फिक्स कर दिया गया कि आपने 2 लाख में सेटलमेंट करना है, 10 लाख का अमाउंट था, 2 लाख में सेटलमेंट करना है, 2 लाख के अमाउंट को आप उसको ऑनलाइन या फिर
किसी ऑनलाइन या डीडी के माध्यम से या फिर आरटीजीएस से, ऐसे आप इसकी पेमेंट करिएगा। कैश में पेमेंट मत करने की कोशिश करिएगा, ऑनलाइन ही आपको करना है, ताकि आपको एक आईडी मिल जाए, आपके ट्रांसफ़र हुआ उसका प्रूफ भी रह जाए। लेकिन ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट ही करिए। रेगुलर सेटलमेंट में अगर करते हैं, आपके पास उतने पैसे हैं, 3 EMI बनती है तो उसके रेगुलर सेटलमेंट करते हैं, उतने पैसे हो तो रेगुलर सेटलमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर हमेशा कहता हूँ ओटीएस में ही करिए, वन टाइम सेटलमेंट एक बार में ही दे करके उसको क्लोज करिए। लेकिन अगर आप EMI, लेकिन एक चीज जान लीजिए, अगर सेटलमेंट लेटर में जिस डेट पे लिखा है उस डेट के पहले ही आपको सेटलमेंट करना है, उस डेट के एक दिन भी बाद आप पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट, उस सेटलमेंट को सेटलमेंट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहेंगे कि ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशन से बाहर हो गया, आपने मैंने डेट दिया था, जो डेट दिया था आप उसके बाद पेमेंट कर रहे हैं, तो उस सेटलमेंट को फर्जी मान लिया जाएगा, वो सेटलमेंट लॉफुल नहीं हुआ। जो एग्रीमेंट में, सेटलमेंट लेटर में जो डेट है, उस डेट के पहले आपको सेटलमेंट करना है, उस डेट के बाद आप सेटलमेंट नहीं करिएगा, नहीं तो सेटलमेंट नहीं होगा, वो आपके लोन अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, उसके बाद फिर आपको रिकवरी होगी, तो फिर आपको सेटलमेंट लेटर सेटलमेंट करना पड़ेगा, तो दिक्कतें हैं। तो आप एक एक्सपर्ट से, एडवोकेट से एडवाइस लेकर के अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यदि आपके पास, एक चीज़ बताइए, आपके पास मल्टीपल लोन है, कुछ न कुछ नोटिशें आती रहेंगी, कोई ना कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी आती रहेगी, तो आप एक एडवोकेट के से हायर कर लीजिए। छोटा सा नॉमिनल सा फीस होता है, आप उसको पे करके, जैसे मेरा है, हमारी एक नॉमिनल सी फीस होती है, उसको पे करके क्लाइंट आईडी लेंगे। उसके बाद आपको कभी दिक्कत होती है, समस्या होती है, परेशानी होती है, तो मैं आपको उसका जो भी प्रोसेस होगा वो कर दूंगा। कोई नोटिस आती है, उसका जवाब देना है, क्या करना है, जो भी करना है, मैं आपको गाइड कर दूंगा और आगे का जो प्रोसेस होगा उसको किया जाएगा। एडवोकेट की जरूरत होगी, आपको एडवोकेट भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो सिक्योर लोन में, अच्छा हाँ, ये EMI OTS होता है, एक रेगुलर का मतलब होता है 3 EMI में बांट दिया जाता है। 3 EMI को, उसको जिस डेट पे है उसको पे करके आप उसको सेटलमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो ये होता है तरीका सेटलमेंट का, जेन्युइन सेटलमेंट, फर्जी नहीं, क्योंकि फर्जी भी सेटलमेंट होते हैं, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। फर्जियों के चक्कर में मत पड़ जाएगा, फर्जी सेटलमेंट मत कर लीजिएगा। और होता क्या है, सिक्योर लोन में सेटलमेंट के चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक के पास तो आपकी सिक्योरिटी पड़ी है, गोल्ड लोन में गोल्ड पड़ा है, प्रॉपर्टी लोन में प्रॉपर्टी के पेपर वहां गिर हुई है। उसके बाद इसमें सरफेसी एक्ट होता है, तो इसमें ज्यादा, देखिए, बैंक और NBFC तब सेटलमेंट करती है जब वो फंसते हैं। तो अनसिक्योर्ड लोन में तो उनके पास कुछ नहीं है, सिक्योरिटी कुछ नहीं, लेकिन सिक्योर लोन में प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, आपकी कीमती चीज वहां पर रखी गई है, तो सेटलमेंट पे क्यों आएंगे? सेटलमेंट पे तब आएंगे जब उनको लगेगा कि उनकी प्रॉपर्टी की कीमत कम और लोन का अमाउंट ज्यादा है, उस कंडीशन में वो सेटलमेंट पे आएंगे। या फिर कोई कार लोन है, ये है, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, बीमा नहीं है, उस कंडीशन में रिकवरी करने के बाद भी उसका पूरा नहीं होता, तो उस कंडीशन में वो सेटलमेंट किसी रेयर केस में करते हैं। और उसके बाद सरफेसी एक्ट का नोटिस आता है, तो आपको तुरंत एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है, तुरंत एडवाइस लेनी है। उसके बाद आपको आगे का जो प्रोसेस है उसको करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से जा सकती है। अनसिक्योर्ड लोन में सेटलमेंट होता है। चलिए अगला टॉपिक ले लेते हैं। लोन नहीं भरते हैं तो FIR होगी, लोन नहीं भरते हैं तो FIR होगी। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि अब करते क्या है, जो लॉ फर्म वाले होते हैं, एजेंट होते हैं, रिकवरी एजेंट, थर्ड पार्टी एजेंट होते हैं, इन्होंने क्या किया, पुलिस SP साहब को एक लेटर भेज दिया कि इन्होंने मेरे लोन की EMI नहीं दिया, इन्होंने मेरा लोन ले लिया, नहीं दिया, तो इसके कारण इनके ऊपर धोखाधड़ी का केस बनता है, 420 का केस होगा, 406 का होगा, IPC होगा। अरे जब IPC तो खत्म हो चुके हैं ना, 1 जुलाई के बाद तो खत्म हो गया सेक्शन, उसके बाद भी 420 की नोटिस आ रही है, तो ये फर्जी ही तो है। जब इनको इतना तक ज्ञान नहीं है कि BNS भारती जो पहले IPC था, IPC को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, वो तो इतिहास हो गया। अब तो भारतीय न्याय संहिता आ गई है, तो सब लोग को ये नॉलेज हो जाना चाहिए। अब देखिए, वो जो फर्जी है, जिनको नहीं मालूम, वो पुराना फॉर्मेट है, उठाएं डाले, बस उनको तो वही मालूम है। तो वकील है, वकील के नाम पे फर्जी वकील है। तो किस सबके पास कोई ना कोई, देखिए आप लोग के टच में कोई ना कोई एडवोकेट होता है जो लोन से ही डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, तो आप उसको एक किसी भी जानकार एडवोकेट को, अपने नज़दीक के या फिर मुझे या ऑनलाइन किसी को भी, आप उसको एडवोकेट को हायर कर लीजिए और उसका नंबर आप सेव कर लीजिए। और जैसे आप, मेरे जो क्लाइंट हैं उनका मेरे पास नंबर होता है, मेरा नंबर सेव होता है, वो फ़ोन पे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं सर मैं आपके क्लाइंट हूँ, आपसे बात हो सकती है। लेकिन
आप एक ऐसे एडवोकेट को हायर कर लीजिए ताकि आपकी कोई नॉमिनल सी फीस होती है उसको पे करके, ताकि आपके हर सवालों के, हर समस्याओं का समाधान जेन्युइन तरीके से हो सके। नहीं तो क्या नोटिस का जवाब देना है कि नहीं देना है, जेन्युइन है कि फेक है, तो ऐसे ऐसे आप करने लगेंगे तो इस कंडीशन में आप अपने से ही अपना एक्सपर्ट मत बन जाइए। जो एक्सपर्ट एडवोकेट हो उनके पास, उनसे जवाब ले लीजिए कि ये नोटिस है, इसका जवाब देना है कि नहीं देना है, जेन्युइन है, फेक है, पैनल के एडवोकेट का है, कौन सा नोटिस है, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, हार्बिट्रेशन नोटिस, सरफेसी एक्ट का नोटिस है, 13(2) का नोटिस है, 13(4) का नोटिस है, डीएम साहब का नोटिस है, किसी प्रकार का नोटिस है। बहुत सारी नोटिस आ रही है, तो इसमें जेन्युइन कौन है आप तो वेरीफाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। मल्टीपल लोन है, कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कतें आ जाएगी, व्हाट्सएप पे नोटिस आएगी, मेल पे आएगी, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आएगी, कोर्ट से आएगी, जेन्युइन है, फर्जी है, बहुत सारी आएंगी। तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, किसी एक्सपर्ट एडवोकेट को उसको दिखाना है कि ये नोटिस है, इसका क्या करना है, इसका जवाब देना है कि नहीं देना है, देना है तो कैसे देना है, उसका क्या प्रोसेस होगा, तो वो सब करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत समस्याओं में फंस जाएंगे। एक नोटिस भी आ गई पेमेंट एंड सेटलमेंट की, आप उसको इग्नोर किए, आप नहीं समझ रहे हैं, उसको जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट एडवोकेट से सलाह लेनी जरूरी है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, क्यों मल्टीपल लोन है, कई लोन है, तो दिक्कत समस्या ना आ जाए, इसके लिए आपको सलाह लेनी पड़ेगी। और कोई भी आपको, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, सबका फ़ोन उठा पाना मुश्किल है। आज एक हमारे सब्सक्राइबर थे, फ़ोन आया उनका, लगातार वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन कई दिन से फ़ोन कर रहे हैं, तो फ़ोन कर रहे हैं, तो आज तो उन्होंने कहा सर आप मेरे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो आप मुझसे बात नहीं। मैंने कहा आप मेरे क्लाइंट हैं, तो उनका जवाब है क्लाइंट, हाँ आपके सब्सक्राइबर है। तो मैंने कहा आप मेरे क्लाइंट हैं, अगर मेरे सब्सक्राइबर तो 2 लाख है होने वाले हैं, 1,85,90 तक पहुंच गए हैं, तो होने वाले इतने लोग को मैं हैंडल फ़ोन पे नहीं कर सकता हूं। उसके लिए जो हमारा क्लाइंट है उसका मैं क्लाइंट आईडी होती है, वो हमें बताता है कि हाँ सर मैं आपका क्लाइंट हूँ, तब तो मैं उससे बात कर पाऊंगा। नहीं तो ऐसे एक दिन में 50 दिन भर फ़ोन बजते रहते हैं, दिन भर सुबह से शाम, उतना मेरे अपने भी काम होते हैं, मैं कोर्ट में भी जाता हूँ, हमारे भी केसेस होते हैं, बेल करानी होती है, जिम्मेदारियां हैं बहुत सारी है। तो वो आपके नोटिस का जवाब देने के लिए आप हमारे क्लाइंट हैं, तभी उन्होंने गुस्सा हो गए। नहीं आप मेरे बात करिए, रिकवरी एजेंट आपसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मुझसे लाइन पे ले रहे हैं, आप बात करिए, आप उसको। अरे आप मेरे क्लाइंट नहीं हो, आप मैं ऐसे सब लोग से रिकवरी एजेंट से बात करते रहो, तो ये तो संभव नहीं है ना। आपको अपने राइट्स जानने चाहिए, आपको अपने क्या है क्या नहीं है। मैं फ़ोन पे कर रहा हूँ, 50 फ़ोन आ रहे हैं, आपको फ़ोन नहीं उठाना है, और वो आप फ़ोन उठाने की बात करो, आप फ़ोन लगवा रहे हो उसको कि सर फ़ोन पे बात करिए। तो सर इतना फ़ोन पे नहीं बात कर सकते, आप मेरे क्लाइंट नहीं हो, एक तो क्लाइंट नहीं हो, उसके बाद ऊपर से हमारे पे गुस्सा कर रहे हो, तो ये सब नहीं होगा। अब तो मुझे भी देखिए, आपको बात करनी है तो आप मेरा साफ शब्दों में, आप मेरे क्लाइंट है तो मुझसे बात कर पाएंगे, नई क्लाइंट है तो आपका फ़ोन मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा, या नंबर नॉट इन फ़ोन बुक मुझे भी ऑन करना पड़ेगा। जो नंबर मेरे जो क्लाइंट है उनका नंबर मेरे मोबाइल में सेव रहेगा, उसी से बात हो पाएगी, उसके अलावा नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं सबको, माने जो चीज़ें हैं, दिक्कत समस्या 1 लोग 2 लोग समझ में, दिन भर फ़ोन फर्जी के आ रहा है, तो इतने कॉल मैं नहीं पिक कर पाऊंगा। मेरी भी एक लिमिट है, और इसलिए मैंने उसको लिमिट को फिल्टर करने, क्योंकि बहुत सारे रिकवरी एजेंटों के फ़ोन आ रहे हैं, तो रिकवरी एजेंट और फालतू के जो फ़ोन आ रहे हैं, उस फालतू फ़ोन को फिल्टर करने के लिए अब आप मेरे क्लाइंट हैं तो ही मुझसे बात हो पाएगी। ऐसे कोई आप फ़ोन करते बिना मतलब के फ़ोन अब मत करिए, अब नहीं, बात नहीं होगी। मेरे क्लाइंट है तो बात होगी, आपका नंबर हमारे पास सेव होगा, नंबर नॉट इन फ़ोन बुक मुझे ऑन करना पड़ेगा। अगर आप मेरे क्लाइंट है, साफ शब्दों में अगर आप फ़ोन आएगा आपके पास पूछा जाएगा आप मेरे क्लाइंट है, अगर हाँ में जवाब आता है, आपका व्हाट्सएप पे पूरी डिटेल हमारी रहेगी। आप मेरे क्लाइंट है तो हमारी डिटेल व्हाट्सएप पे सब रहेगी, वो देख करके आपकी क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, परेशानी है, तभी आपसे बात हो पाएगी। तो हाँ, चलते हैं, अब आप लोगों को बता दिए जो बातें थी। अब आगे का प्रोसेस होता है, देखिए सिक्योर लोन। सिक्योर लोन में क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी जिसमें होती है उसमें सरफेसी एक्ट के अंतर्गत 13(2) का नोटिस आता है। जैसे आपका सिक्योर लोन है, होम लोन है, दुकान पे लोन है, मकान पे, फैक्ट्री कारखाना पे,
या कार बस नहीं, कार और पे नहीं, ये अनसिक्योर, ये सिक्योर लोन माने जो कार भी सिक्योर लोन में आता है, लेकिन सरफेसी एक्ट जैसे मकान दुकान पे सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस आ रहा है। कब आता है? आप 3 EMI डिफॉल्ट करते हैं, 92 डेज के बाद 3 EMI डिफॉल्ट करते हैं, आपका अकाउंट NPA में जाता है, उसके बाद आपके ऊपर सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस आता है। 13(2) का नोटिस आएगा तो आप सावधान हो जाइए, आपके पास 60 दिन का समय है। उसके बाद 13(4) का नोटिस आएगा, उसको भी आप अगर इग्नोर करते हैं तो उसके बाद भी आपको 13(4) की नोटिस के बाद आपके पास 1 महीने का समय है। फिर DM साहब के पास जाएगा, DM साहब आपको 10-15 दिन का समय देंगे, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया जा सकता है। और ऑक्शन करने के बाद आपके फिजिकल पोजीशन ले लिया जाएगा। तो एक हमारे पास, अभी मैं इसके बाद बता रहा हूँ कि क्या हुआ था, एक ऐसा केस हो गया था। उसके बाद क्या होता है कि आपके प्रॉपर्टी को तालाबंद कर देंगे, फिजिकल पोजीशन बैंक ले लेगा। तो उसके पहले ही आपको एकदम एक्सपर्ट एडवोकेट से मिलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, आपके केस को DRT से स्टे लेना पड़ेगा, जो प्रक्रिया वो करना पड़ेगा, DRT कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस होता है। एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उनका क्या सीन था कि उन्होंने जो ताला था, जो बैंक ने फिजिकल पोजीशन ले रखा था, उन्होंने ताला तोड़ के घर में अपने घुस गए। तो अगर ऐसा कोई ताला लग गया है, पोजीशन बैंक ने ले ली है, उसके पहले आपको कार्रवाई करनी। उसके बाद अगर करते हैं तो आपके ऊपर 420 धोखाधड़ी, षड्यंत्र 120B जैसे जघन्य अपराध में, माने ये गलत अपराध के कारण आपको जेल भी हो सकती है। तो ऐसे किसी का भी कोई भी पोजीशन ले रहा है फिजिकल पोजीशन पे, उस पर ताला तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश न करे गलत तरीके से, जो कि गैर कानूनी तरीका है। सरकारी काम में बाधा डालना, रोकना, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको करना है तो ये 13(2) की नोटिस के बाद ही आपको प्रोसेस को कर लेना है। किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से सलाह ले लीजिए, आगे का जो प्रोसेस होगा वो कर दिया जाएगा। एक ही वीडियो में तो मैं नहीं बता सकता हूँ ना इतनी सारी चीज़ें। तो आपको बता दिया 13(2) की नोटिस, 13(4) की नोटिस, उसके बाद DM साहब का आदेश, ये प्रोसेस होता है। 3 महीने की NPA होता है, 2 महीने का समय मिलता है 6 महीने, उसके बाद 13(4) की नोटिस 7 महीने, इतना समय रहता है। इस समय के बीच में ही आपको प्रोसेस कर लेना है। अब आते हैं अनसिक्योर्ड लोन। एजेंट आपको गाली गलौज कर रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर एजेंट आ रहा है, अनसिक्योर्ड लोन है और एजेंट गाली गलौज कर रहा है। तो अगर कोई एजेंट आपको गाली गलौज कर रहा है तो आपके मुंह में आपको गाली देना नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो ठीक है, आप उसके फ़ोन को काट दीजिए। अगर आपको आता है, अगर सामने से गाली गलौज शुरू कर दिया तो आप एक भी छोड़िए मत, छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको जितना आता है दबा करके, जो बोलना है दबा के बोलिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो एक बार शुरू बस कर दे, ऊंची आवाज में थोड़ा सा भी गाली गलौज का नाम भी शुरू कर दे, उसके बाद आपको रुकना नहीं है। उसके बाद तो दबा के आप उसको उसकी भाषा में जवाब देना है। गाली दे रहा है उसको, आपको उसकी भाषा में कैसे जवाब देना है वो आप, मैं यहाँ पे तो बता नहीं सकता ना कैसे गाली देना है। तो आपको उसकी भाषा में ही जवाब देना है। और धमका रहा है और घर पे आ गया धमका रहा है तो पहला उसकी रिकॉर्डिंग चालू कर लीजिए। अब रिकॉर्डिंग चालू करके उससे ID मांगिए। आप रिकॉर्डिंग चालू, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल आप जिस मोबाइल पे हमारी वीडियो देख रहे हैं यही मोबाइल काम करेगी। ये मोबाइल पे आप इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग पहले चालू कर लीजिए। वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद पहले आप कहिए आप कौन है, आप अपनी ID दीजिए। वीडियो रिकॉर्डिंग चालू, ID मांगिए। ID नहीं देते हैं, होम विजिट लेटर मांगिए। आप मेरे घर पे आए हो तो विजिट लेटर होना चाहिए। डेप DRA का लाइसेंस, डेप रिकवरी एजेंट रिकवरी कर रहे हैं तो रिकवरी एजेंट का लाइसेंस होना चाहिए। और इसको वीडियो बनाते रहिए। और उसके बाद वीडियो बन जाए तो उसको हमारे पास भेज दीजिए। उसको क्या करना है, कैसे करना है मैं कर दूंगा। उसका ढंग से मैं समझा दूंगा उसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो वीडियो बनाइए, वीडियो हमारे पास भेजिए। उसके बाद ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है तो हर जगह 100 नंबर 112 नंबर पे फ़ोन करके आप पुलिस को बुला सकते हैं। ये मत डरिए कि पुलिस को बुला लेंगे तो पुलिस मैंने लोन लिया और मैं ही नहीं दे पा रहा हूँ, मैंने पुलिस को बुलाया तो मैं तो गलत हो रहा है, वो आएगी तो पुलिस मुझे ही डांटेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लोन की EMI डिफ़ॉल्ट होना क्राइम नहीं है, अपराध नहीं है। जब अपराध नहीं है तो उस कंडीशन में आप कोई अपराधी नहीं हो, आप पुलिस को फ़ोन कर सकते हो। 112 पे फ़ोन करिए। घर पे आते हैं तो इस कंडीशन में आपको 112 पे फ़ोन करना पड़ेगा। आप घर पे नहीं हैं और आपके फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं तो आप साफ शब्दों में कहिए मैंने लोन लिया नहीं है, मैं लोन में गारंटर नहीं हूँ, आप मुझसे बात नहीं कर सकते। कोई ज़रूरत नहीं है आपको बात करने की और कोई ज़रूरत नहीं आपके फैमिली को। उसके बाद आप तो घर पे बता के रखिए। उसके बाद अगर ज़्यादा
करते हैं तो आप अपने अगल बगल बुला लीजिए, बताइए जिसको लोन है, उसके बाद उनको ढंग से समझाइए। जब आप लोन लिए हैं, लोनी नहीं है उस घर में, उसके फैमिली मेंबर को से बात करने का आपका राइट ही नहीं है, आपका अधिकार नहीं है। पति लोन लिया है, पत्नी को बताने का अधिकार नहीं है कि आप उनकी पत्नी को भी बता सके कि ये लोन लिए हैं। ये होता है। तो डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स को जाने, अपने अधिकार को जाने। और ये वीडियो एक बार पूरा देखना है आपको, क्योंकि वीडियो पूरा देखेंगे, पूरी समस्याओं का समाधान तो वीडियो में ही कर दिए, और उसके बाद भी आपको हमसे जुड़ना है तो आप हमसे हमारी फीस पे करके क्लाइंट आईडी लेकर के, आप हमारे क्लाइंट आईडी लेकर के फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। अब आता है, बहुत सारी बातें होती है, सर फोन आ रहा है फर्जी एडवोकेट और फर्जी पुलिस। तो कभी भी एक चीज जान लीजिए, कोई भी पुलिस आपको लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने के लिए फोन नहीं करेगा। और एक चीज जान लीजिए, कोई भी वकील, जैसे होता है नहीं, कोई फोन करेगा पुलिस आपके नाम पे एफआईआर होने वाला, देखिए ये आपके साथ हुआ होगा, मैं जो बातें बता रहा हूं ये आपके साथ कभी न कभी हुआ होगा कि आपके नाम पे एफआईआर होने वाली है। मैं थाने से बोल रहा हूं, यशो बोल रहा हूं, क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं, बहुत सारी चीजें बोल देते हैं। फर्जी होते हैं रिकवरी एजेंट, एक ही टेबल पे बैठे रहेंगे, वो कहेंगे हाँ आपने एडवोकेट साहब हैं, इन्होंने फाइल नंबर बताया, कोई फाइल नंबर एफ करके 2-3 अक्षर बताएगा कि हाँ अंक बताए 322 337 ऐसे, ये फाइल नंबर है, एडवोकेट साहब ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए हैं, आप इनसे तुरंत बात कर लीजिए। तो इसके बाद आप तुरंत बात कर लीजिए, नहीं तो आपके नाम पे एफआईआर दर्ज हो जाएगा और आपके 2 घंटे में आपके घर पे आकर के अरेस्ट कर लिया जाएगा। आप तुरंत डर के फ़ोन कर लेंगे। तो आप ये होते, अगर कोई पुलिस आपकी लोन के लिए फ़ोन नहीं करेगा, लोन के ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने के लिए, उसके लिए रिकवरी के लिए फ़ोन पुलिस का नहीं आएगा, पहली बार नोट कर लो कहीं। और किसी भी एडवोकेट, चाहे वो कोई भी एडवोकेट हो, कितने हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो या तहसील स्तर का हो, कोई भी एडवोकेट आपको फ़ोन करके डरा नहीं सकता है। फ़ोन करके डराना एडवोकेट का राइट्स नहीं है। ये तो फर्जी होते हैं, फर्जी एडवोकेट हैं, वो एडवोकेट हैं ही नहीं, है ही फर्जी, बने एडवोकेट है, बन जाते हैं कि मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई एडवोकेट आपको, जो एडवोकेट वकील जो होता है, किसी के बाप का नौकर नहीं होता। ये बात ध्यान दीजिए, एडवोकेट किसी के बाप का नौकर नहीं है। वकील वह होता है जिसने 3 साल लॉ की डिग्री ली, लॉ की पढ़ाई की है, विधि की पढ़ाई की है, उसको नॉलेज होगा। और विधि की पढ़ाई करने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जाम होता है, AIB का एग्जाम होता है, ऑल इंडिया बार एग्जाम को पास करता है, उसके बाद उसको COP नंबर इशू होता है, प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद वो एडवोकेट बनता है। उसके बाद वो प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद जाकर के अपने पूरे प्रोसेस करने के बाद एक एडवोकेट होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी आया और एडवोकेट बन गया, फर्जी एडवोकेट बन के डराने लगा कि हाँ मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ और ऐसा राइट्स है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप समझ लीजिए ये प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी फर्जी हुआ बोल दिया, एडवोकेट फ़ोन करके धमकी नहीं देगा। एडवोकेट का काम है कि आपको नोटिस भेजना, नोटिस भेज सकता है, लेकिन आपको डरा नहीं सकता, धमकी नहीं दे सकता। ये तो फर्जी होते हैं, टोटल फर्जी। आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने राइट्स को जानना है। और एक बात जान लीजिए, FIR दर्ज नहीं होता, लोन की EMI डिफ़ॉल्ट होने में FIR दर्ज नहीं होता। और उसके बाद भी ये फ़ोन करते हैं फर्जी वाले जो पुलिस होते हैं ना, पुलिस का सायरन बजाने लगते हैं, बगल में माहौल बनाने लगते हैं, मोबाइल में चालू करके कि हाँ ताकि लगे कि हाँ पुलिस का, रियल में पुलिस है। तो ऐसे से बच के रहिए, ये सब फर्जी होते हैं। और एक चीज़ बताइए, आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आपको पता है, मुझे मालूम है आपके साथ हुआ जरूर है। तो जब हुआ है तो आपको तो मालूम ही होगा, आपको तो पता चल गया होगा कि ये फर्जी वाले ऐसे ही करते हैं। चलिए, काफ़ी देर तक ये सब पे टॉपिक हो गई। आप लोग का टॉपिक और भी जो भी है उसको ले लेते हैं। इस वीडियो को पूरा देखते जाइए, क्योंकि मैं भी आज चाह रहा हूं कि आपकी समस्याओं का समाधान आज पूरा ही हल करूंगा। और कोई मुझे अब कोई फोन किया तो मैं ये वीडियो का लिंक उनको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आप कह दूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद आपको डाउट क्लियर नहीं हो रहा तब फोन करो। और उसके बाद आपको कोई सर्विस चाहिए तो उसके लिए आप हमारे क्लाइंट आईडी लेकर के आप हमसे बात कर सकते हैं। लोन नहीं भर रहे हैं तो कितने साल में जेल होगी? लोन नहीं भर पा रहे तो कितने साल के बाद जेल होगी या कितने साल की जेल होगी? तो जेल कब होती है पता है? जब आपने कोई, देखिए लोन में जेल तब होती है जब आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट को दिया है।
आधार कार्ड को एडिट कर दिया है, चेक को गलत चेक दे दिया है, या फिर आपने पैन कार्ड को एडिट कर दिया है, या फिर कोई सैलरी स्लिप को एडिट करके आपने बढ़ा करके बताया, तो इस कंडीशन में आपके ऊपर एफआईआर होती है। तो अभी बहुत रेयर केस में होता है, ऐसा बहुत कम होता है। और एक होता है बिलफुल डिफ़ॉल्ट। बिलफुल डिफ़ॉल्ट मतलब होता है कि आपके पास पैसे हैं, आप बैंक के पैसे देना नहीं चाहते, उस कंडीशन में एफआईआर होती है। जैसे कि आपके पास 50 लाख की गाड़ी है, आप फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, आपके पास गाड़ी है 50 लाख की और देने हैं 5 लाख रुपए, और गाड़ी आप पे लोन पे नहीं है, आपके नाम पे है और लोन पे भी नहीं है, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है बिलफुल डिफ़ॉल्ट का, कि आपने 420 आपने धोखाधड़ी कर रहे हैं, कि कोई सेक्शन में धोखाधड़ी कर रहे हैं, ऐसी बातों पे एफआईआर हो सकता है। लेकिन लोन की ईएमआई का डिफ़ॉल्ट होना क्राइम में नहीं आता है। सेक्शन 25 होता है जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, इसको अभी केस होता है, तो एक ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने का केस होता है, और उसके बाद एक ईएमआई का आप डीडी दे देते हैं, तो उसके बाद वो केस समाप्त हो जाता है। और आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है तो आपको ऑब्जेक्शन लेटर देना जरूरी है। आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन लेटर देना जरूरी है, एकदम ध्यान से सुन लीजिए। लोन, अच्छा एक प्रश्न आता है, सर लोन वाले की मृत्यु हो गई है, मृत्यु हो गई है तो लोन में ऋण सुरक्षा बीमा होगा। लोन का सैंक्शन लेटर निकालिए, उसमें ऋण सुरक्षा बीमा देखिए, बीमा का बॉन्ड लीजिए, उसके बाद बीमा कंपनी से वो पैसे लें। तो ये प्रोसेस होता है। अगर कोई मृत्यु हो जाने के बाद उसकी कॉल, उस पे नाम पे कोई नोटिस आ रही है, तो उसका जवाब आप नहीं दीजिएगा। किसी मृत्यु होने के बाद किसी उस व्यक्ति के नाम पे कोई नोटिस आ रही है, तो उसका जवाब आपको नहीं देना है, किसी एडवोकेट से आप सलाह लेके तभी कुछ करिएगा। अच्छा, और प्रश्न आते हैं, लोन माफ कब होता है? तो लोन माफ कब होता है? जैसे मृत्यु हो गई है तो ऋण सुरक्षा बीमा होता है, तो बीमा कंपनी उस पैसे को भरती है, उस कंडीशन में होता है। जैसे किसान का केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड होता है, तो उसमें सरकार माफ करती है, लोन माफ सरकार करती है, तो उस कंडीशन में लोन माफ होता है। या फिर लोन, ऐसे तो लोन कोई माफ नहीं होता है। सेटलमेंट अलग चीज़ है, माफ अलग है, लोन माफ नहीं होता है, सेटलमेंट तो अलग चीज़ है। होता है नहीं आपने सेटलमेंट, तो अलग चीज़ है, बैंक और आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया, सेटलमेंट समझौता हो गया। लेकिन ये माफ़ तो माफ़ केवल किसानों का लोन होता है, वो भी सरकार करती है। या फिर ऋण सुरक्षा बीमा है, बीमा कंपनी का बीमा करा रखे हैं, उस कंडीशन में लोन माफ़ होता है। और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, क्लाइंट हैं, उनका फ़ोन आता है, सर मोबाइल नंबर बंद हो गया है और एड्रेस चेंज हो गया है, तो क्या करें, कोई केस तो नहीं हो जाएगा? तो एक शब्दों में सुन लीजिए, कोई केस नहीं होगा। मोबाइल नंबर बंद हो गया है, कोई केस नहीं होगा। एड्रेस चेंज कर दिए, कोई केस नहीं होगा। मोबाइल नंबर मेरा नंबर है, मेरी मर्जी मैं फ़ोन उठाऊं या ना उठाऊं, मेरा मर्जी मैं सिम चेंज कर दूं, दूसरा नंबर ले लूं। ऐसा कोई अभी तक संविधान में ऐसा नियम नहीं है कि आप एक नंबर एक ही यूज कर सकते हैं। आज मुझे ये BSNL चाहिए, कल मुझे जियो चाहिए, मैं जियो लूँगा, एयरटेल चाहिए एयरटेल लूँगा, कोई भी नंबर चाहिए नंबर बदल दूँगा। तो ऐसा कोई नंबर बदल देने पे, एड्रेस चेंज कर देने पे कोई केस नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा, नोट कर लीजिए। और आप ही लोग में सर रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं, अगर आपके रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को पाएँ कहाँ से? कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल कर रहे हैं तो अगर किसी, देखिए आप अपने परिवार वालों को बता दीजिए, अगर इसके बाद भी आपके पर रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं, अगर रिश्तेदार लोग भी सुन रहे हैं, अगर जानने वाले, तो आपको देखिए आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं। उसमें आपने जिस नाम से जो नंबर सेव किया है, कोई फादर के नाम पे, पापा के नाम पे, मम्मी के नाम पे, फ्रेंड के नाम पे, गर्लफ्रेंड के नाम पे, कुछ भी नाम पे, जानू के नाम पे, A to Z किसी के नाम पे भी आपने अगर ये ले रखा है, तो उस नाम लिखा है तो वो उसको ट्रैक करके उस पर कॉल करते हैं। अगर उस पर कॉल आते हैं, आपने कोई भी आपके फ्रेंड का ही कॉल फ्रेंड लिखा हुआ है तो फ्रेंड पे कॉल करते हैं, तो फ्रेंड का कॉल है तो आप बता दीजिए ये वो, अगर आपसे कहते हैं कि आपके नाम पे ये लोन, आपने इन्होंने लोन लिया है, इन्होंने लोन नहीं भर रहे हैं, आपको गारंटर बनाया है, आपको इसका लोन का पैसा देना होगा, ऐसे डराते हैं, ऐसे डराते हैं, आप गारंटर है आपको देना है, तो आप साफ शब्दों में कह दीजिए मैंने गारंटर के लिए कहीं सिग्नेचर नहीं किया। अगर मैंने कोई सिग्नेचर किया है, कोई अथॉरिटी आपके पास हो तो मुझे भेजिए, मैं उसको देखता हूँ, मैंने ऐसा कोई कुछ नहीं किया। और रही बात उसके बारे में जिसके बारे पे आप पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में मुझे जानकारी ही नहीं, वो जिंदा भी है कि मर गया। साफ शब्दों में आपके रिलेटिव के पास फ़ोन आ रहा है, वो तो साफ शब्दों में इनकार कर दीजिए, उससे क्या मतलब मुझे, वो तो मेरा, तो उससे मेरी कोई बातचीत नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, वो तो है भी कि नहीं मुझे पता नहीं, वो मर भी गया है कि जिंदा है मुझे नहीं मालूम है।
साफ शब्दों में इसे इनकार कर दीजिए अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल आती है। और उसके बाद भी एक काम और कर सकते हैं, आप इसकी cybercrime.gov.in पे ऑनलाइन कंप्लेंट कर दीजिए कि हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉपी करके हमारे जानने वालों को फ़ोन कर रहा है। तो आप इनकी कंप्लेन cybercrime.gov.in पे ऑनलाइन कर सकते हैं तो आप कर लिए, नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको मदद कर दूंगा कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, कैसे होगा। तो मोबाइल नंबर रिश्तेदारों को अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन में ऐसे ही करना है। लोन की वसूली के लिए फर्जी नोटिस अगर आपके पास आता है ना, लोन की वसूली के लिए फर्जी नोटिस आती है, जैसे आप अगर फर्जी नोटिस आती है तो ऑनलाइन एडवोकेट को भी आप हायर कर सकते हैं। मल्टीपल लोन आपके पास है तो एक नज़र में मैं बता दूंगा, जैसे आप मेरे क्लाइंट है, मेरे क्लाइंट कोई नोटिस भेजते हैं, सर ये क्या है, तो एक नज़र मैं देखता हूँ, बता देता हूँ ये जेन्युइन है कि फेक है। 50 नोटिसें एक दिन में नज़र से घूम रही है, उनको मुझे मालूम है कौन सा नोटिस जेन्युइन है, कौन सा नोटिस फर्जी है। तो ऐसे जो भी आप प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। उसके बाद आपको फर्जी नोटिस है, जेन्युइन नोटिस है, जो भी प्रॉब्लम है, तनाव से आप बच जाएंगे। आपके अंदर जो दिमाग में जो टेंशन घूम रहा है, जो तनाव हो रहा है, देखिए आप मल्टीपल लोन लिए हैं, बहुत सारी लोन है, आपको दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, तो एक आपके नॉलेज में किसी एडवोकेट से आपको ट्राई मशवरा करना पड़ेगा। नहीं करेंगे क्योंकि नोटिस पे नोटिस आती रहेगी, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशनल नोटिस, माने जो भी नोटिस आती रहेगी। तो उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट एडवोकेट जिसे लोन का नॉलेज हो, जो उस क्षेत्र का जो एक्सपर्ट हो, तो जिसको जिस क्षेत्र के बारे में नॉलेज है, एक्सपर्ट है, आप उससे ही सलाह लीजिए। ऐसे ही किसी से नहीं सलाह ले लीजिए कि हाँ कोई भी है, नाम का एडवोकेट है, उसका नाम ही एडवोकेट है, उसका नाम ही वकील है तो वकील के पास पहुंच जाए, ऐसा कुछ नहीं। जेन्युइन है और उसको नॉलेज है। देखिए फील्ड हर तरह के एडवोकेट होते हैं, सिविल के हैं, क्रिमिनल के हैं, लोन के हैं, एक्सपर्ट है, तो जो जिसके एक्सपर्ट है तो आप उससे आप सलाह ले सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो, तनाव मुक्त हो जाइए, अपने जो भी दिक्कत समस्या हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद रिकवरी गुंडों की बात कर रहा हूँ। रिकवरी गुंडे आते हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, 112 पे फ़ोन करिए, 100 नंबर पे फ़ोन करिए, और इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कब तक डराएंगे पता है रिकवरी एजेंट? जब तक आप डरेंगे तब तक ये डराएंगे। जिस दिन आपका डरना बंद, उस दिन ये भी बंद हो जाएंगे। और ये जो भी आपके पास कोर्ट की नोटिस आती है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 की या एनआई एक्ट की, या फिर कोई आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होती है, ये सब चीज़ें होती है जो ज़्यादातर होती है। तो इस कंडीशन में आपको डरना घबराना नहीं है। अगर आपके बेटे ने लोन लिया है तो आप बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहा हूँ जिसमें कोई गारंटी नहीं है। अगर आपके पिता ने लोन लिया है तो बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटे ने लोन लिया, माता को नहीं फर्क पड़ता। बेटे ने लोन, उसकी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी उसकी पत्नी से कोई रिकवरी के लिए नहीं कर सकता। तो आप लोग जान लीजिए, ऐसा नहीं है कि मेरे पति ने लोन लिया है तो मेरे ऊपर दिक्कत है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप उस पर गारंटर नहीं हो, कोई जरूरत नहीं है आपको। कोई भी आता है रिकवरी एजेंट तो ऐसे उनको उनकी भाषा में जवाब दीजिए। और बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत समस्या रहती है, सर हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, एक दिन में 100 फ़ोन आ रहे हैं, 100 फ़ोन आ रहे हैं। उसका भी विकल्प है, बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा है, नंबर नॉट इन फ़ोन बुक, मेरा मोबाइल मेरी मर्जी, मैं फ़ोन उठाऊं या ना उठाऊं। एक ऑप्शन होता है ट्रू कॉलर, उसमें सेटिंग में जाके ब्लॉक पे जा करके उसको बंद कर सकते हैं, नंबर नॉट इन फ़ोन बुक। जो नंबर आपके मोबाइल में सेव है उससे ही आपकी बात होगी। और ये फर्जियों जो रिकवरी एजेंट एक दिन में 100 कॉल कर रहे हैं, इनसे बात करना बंद करिए। तो अगर बहुत ज़्यादा मन में टेंशन हो जा रहा है, परेशानी आ रही है, आत्महत्या का मन कर रहा है, तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बात कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, पूरी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि हमारे एक ऐसे ही सब्सक्राइबर है, हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने इतना परेशान थे, वो आए थे हमारे पास तो उसमें रोते हुए आए थे। मुंबई के थे, एक जगह है ना, बताए तो थे शायद एक बार वीडियो में, कल्याण के थे, वो आए थे हमारे पास तो रोते हुए आए थे कि सर अब मैं मल्टीपल लोन में फंसे हुआ, आप कहाँ के हैं, मैंने एड्रेस दिया, आए, इतना रो रहे थे कि सर अब बताइए क्या होगा। मेरा 70 लाख का शायद ऐसे ही कुछ था, 70-80 लाख का लोन था। तो आज के समय में ये कंडीशन है, वो अपना बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे लोन को सेटलमेंट भी कर रहे हैं। मल्टीपल लोन था, बहुत परेशान थे।
मन में बुरे बुरे ख्याल आते, नींद की गोली लेते थे, नींद की गोली लेते थे, उनको इतनी टेंशन थी। आज के समय में आज उनका पूरा परिवार हमसे बात करता है, बताता है कि सर इनका तो पूरी समस्या ही ख़त्म हो गई। तो आपको ऐसी दिक्कतें, समस्या, परेशानी हो, कुछ भी ज़्यादा दिमाग में टेंशन आ रहा है, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और उसके आपका क्या राइट्स है, क्या करना है, जो प्रोसेस है, क्योंकि देखिए लोन है, एक दिन न एक दिन सेटलमेंट हो जाएगा। एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाएगा, ये एकदम श्योर है, होना ही है। और बहुत सारे लोग का कहना है सर मैं विदेश जा रहा हूँ। विदेश जा रहे हैं, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दे पा रहे हैं, आप विदेश जा रहे हैं, उसके बाद आगे कोई केस होता है, कोई नोटिस होता है, तो उसकी प्रोसेस अलग होता है। आप विदेश जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। और आप किसी भी लोन में गारंटी अगर लेते हैं, गारंटर बनते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के बनिए, क्योंकि लोन नहीं देने पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आती है। एक टॉपिक है लोन सेटलमेंट। आप जैसे फोन आता है, सर आप लोन सेटलमेंट कराते हैं। लोन सेटलमेंट कोई नहीं कराता। लोन सेटलमेंट तो होता है, लीगल तो है ही नहीं। मैं लोन सेटलमेंट का कोई पैसा नहीं लेता हूं। कोई कहता है सर लोन सेटलमेंट कराएंगे, आप कितना पैसा लेंगे? साफ शब्दों में जान लीजिए, लोन सेटलमेंट का कोई नहीं कराता, न उसका मैं पैसा लेता हूं। 1 रुपए भी नहीं लेता लोन सेटलमेंट का। लोन सेटलमेंट क्या होता है? बैंक और आपके बीच में तीसरा कोई नहीं आएगा। आपसे बैंक नोटिस भेजेगी, नोटिस का जवाब आप दे सकते हैं एज एडवोकेट के माध्यम से। मैं आपके नोटिस का जवाब सकता हूं, ये जेन्युइन है, फेक है, फर्जी, आपको गाइड कर सकता हूं, बता सकता हूं, उसका जवाब बना के दे सकता हूं, आगे का प्रोसेस करा सकता हूं, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन लोन जो सेटलमेंट कहते हैं कि लोन सेटलमेंट का 5% मुझे चाहिए, 2% चाहिए, 3%, ऐसा कुछ होता नहीं है। फर्जियों के चक्कर में मत पड़िए। आप लोग बहुत फर्जी ऐसे चल रहे हैं, लोन सेटलमेंट करा, लोन सेटलमेंट, आपका राइट है लोन सेटलमेंट कराना। मैं एज ए एडवोकेट अपनी फीस, एक नॉमिनल सी फीस होती है, हमारे क्लाइंट हैं तो आपको क्लाइंट आईडी नंबर मिलेगा, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बस ये प्रोसेस होता है। सेटलमेंट कोई राइट्स नहीं, कोई नहीं करता। बैंक आपको नोटिस देगी, आपको इन्फॉर्म करना है, आपको जवाब देना है। सर एक लोग कह रहे थे कि कॉल फॉरवर्डिंग, आपको कॉल दूसरे पे, ऐसा कुछ होता नहीं है। कॉल फॉरवर्ड कर दोगे, एक ही नंबर पे सब फॉरवर्ड हो जाता है, दिन भर बिजी रहता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो ऐसे फर्जियों से दूर रहिए, बच के रहिए, आपके साथ कहीं फ्रॉड ना हो जाए। लोन सेटलमेंट के नाम पे 1 रुपए भी किसी को देने की ज़रूरत नहीं। अगर वो एडवोकेट है, ऑनलाइन भी मिल रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं। आप एडवोकेट है तो आपका आईडी, आपका COP नंबर, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, एनरोलमेंट नंबर होता है, COP नंबर होता है, आप उनसे मांग सकते हैं। अगर आप उसको एडवोकेट है तो आप जो इसको हायर कर रहे हैं तो आप उनसे मांग सकते हैं, आपका राइट्स है। तो ये हो गया कि लोन सेटलमेंट ऐसा नहीं होता है। कितने लीगल नोटिस के बाद केस होता है? देखिए एक चीज़ बता दूं, कितने लीगल नोटिस बाद केस होता है, इसका कोई पैमाना नहीं बना है कि इतनी लीगल नोटिस आएगी उसके बाद ही केस होगा। क्या नोटिस आ रही है, आप उसको पढ़े, समझे। नहीं समझ में आ रहा है, किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से समझे, उसके बारे में बताएगी, ये देखिए इसका क्या जवाब देना है, क्या करना है, उसके लिए आगे का क्या होगा, पेमेंट एंड सेटलमेंट का। अगर केस ही हो रहा है, आपको पता ही नहीं है नोटिस जेन्युइन है कि फेक है, तो आप तो परेशान हो जाएंगे। एक नोटिस के बाद भी कार्रवाई हो सकती है, और फर्जी है तो नहीं हो सकती है। तो एक्सपर्ट से राय लें, बिना एक्सपर्ट से नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो वीडियो तो काफ़ी देर तक, आप लोग तो बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? क्योंकि आपके देखिए हमारी वीडियो देख करके बोर होने का चांस भी कम है। क्यों? क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वो लोग खुद ही परेशान हैं, उनको तो अपने राइट्स के बारे में जानकारी चाहिए। देखिए इंटरटेनमेंट की नहीं कि वीडियो को कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ें चल रही हैं, वो तो आपके राइट्स क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं, आप कहाँ फंसे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बन रही है। तो ये वीडियो जब बन रही है तो आपके लिए बहुत लंबा वीडियो बन गया है। तो कोई भी रिकवरी एजेंट फ़ोन पे या घर पे आए तो उसको ना कहना सीखिए। आप जो कह देते कल दे देंगे, 10 दिन के बाद दे देंगे, 5 दिन, कोई बात नहीं, नहीं है, नहीं दे पाएंगे, 6 महीने तक नहीं दे पाएंगे, ड्यू टू प्रोसेस। वो ज़्यादा धमकी दे, FIR कर देंगे, कर दो FIR होती ही नहीं है, कर क्या दोगे? तो ये कल देंगे, परसों देंगे, ऐसे मत सोचिए। और लोन ले लिए है, एक लोन के लिए दूसरा लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल डेथ हो रही है, हो जाने दो, आप तो जिंदा हो, फ्यूचर में लोन ही नहीं मिलेगा, मत मिले आपको। आप जिंदा रहोगे तो सब कुछ है, तो आपको डरना घबराना नहीं है।
तो पूरे लगभग जितने भी सवाल हैं लोन से रिलेटेड, इस सवाल का मैं इस वीडियो में पूरा जवाब दे दिया। आपका अधिकार पूरा, मैंने इसमें पूरी चीज़ें मैं डाल दिया हूँ कि ये चीज़ें हैं, आप इससे समझ सकते हैं। लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो एक अच्छे अधिवक्ता से आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं या किसी से भी संपर्क कर सकते हैं जिससे लोन्स की समझ हो। और ईएमआई का डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं, सेटलमेंट करा सकते हैं। एक एडवोकेट से आप मिल करके उसकी नॉमिनल सी जो भी फीस हो उसको पे करके, कभी भी कोई दिक्कत हो बस इतना कि हाँ सर मेरा नंबर रखे रहिए, आप जैसे आप हो, आप मेरे क्लाइंट हो, आपका क्लाइंट आईडी रहेगा, हमारे पास एक आपका नंबर मोबाइल में सेव रहेगा, आप कभी भी फ़ोन करते हैं तो पता चल जाएगा हाँ आप मेरे क्लाइंट हो। उसके बाद आप हमसे कॉल कर सकते हो, जुड़ सकते हो, और उसके बाद एक नॉमिनल सी फीस पे करके आप अपने प्रोसेस को आगे किया जाता है। और किसी भी तरह से झंझट से निकलने के लिए आपको केवल आपका एडवोकेट ही आपका साथ देगा कि ये नोटिस जेन्युइन है, फर्जी है, फेक है, नहीं है, क्या है। तो इसके लिए आप हमसे संपर्क करें। अब इतनी वीडियो बनाने के बाद, इतनी ये वीडियो पूरी बनाने के बाद मेरे तो घंटों समय लगे होंगे इसके बारे में समझना, बताना, समझाना। उसके बाद मैं आपको इतना समय निकाल रहा हूं और आपको पास कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन लेटर, सरफेसी एक्ट का नोटिस 13(2) का, 13(4) का, डीएम साहब का, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का, या फिर ये चेक बाउंस 138 का कोई भी केस होता है तो उसके लिए मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा। आगे का जो प्रोसेस है वो करा दूंगा, आपकी बेल हो जाएगी। और मैं अब इतनी पूरी वीडियो बता दिया, आप लोग को इस पूरी वीडियो देखने के बाद आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं मुझे जुड़ना है, नोटिस का जवाब लेना है, आगे का प्रोसेस करना है, तो आप हमारा क्लाइंट आईडी लेकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।